अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है क्लास 9th एनसीईआरटी फिज़िक्स का चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स क्या होता है। अभी तक हमने प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने ये पढ़ा कि मोशन क्या होता है, मोशन क्यों होता है, और हमने और भी टर्म्स के बारे में जाना, जैसे कि पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड मैनी मोर। बट हमने ये नहीं पढ़ा कि फोर्स मतलब मोशन होता क्यों है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द मोशन, मोशन किस किस की वजह से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे विथ फोर्स। हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स को जानेंगे, एंड आफ्टर ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन। मोशन के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. प्रीवियस चैप्टर में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब किया था, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ा था, और हमने पोजीशन क्या होती है उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में भी हमने पढ़ा और जाना। वी सॉ सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमने मोशन दो टाइप्स के पढ़े, जो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी हमने पढ़ा। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड वॉट कॉजेज द मोशन। लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी हमने अभी तक इसका कॉज के बारे में नहीं जाना कि ये मोशन होता क्यों है, वॉट इज़ द कॉज फॉर दिस मोशन। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो टाइम के साथ क्यों वैरी करती है, टाइम के साथ क्यों चेंज हो जाती है। डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज। क्या सभी मोशन को होने के लिए किसी न किसी वजह की ज़रूरत पड़ती है। हमको इसका भी आंसर अभी तक नहीं मिला। इफ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के लिए किसी भी कॉज की ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉज होता क्या है, उसका नेचर क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़। इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो हमने अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है, उन सब के बारे में जानें और उनको पढ़ें। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैज़ पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स। बहुत सेंचुरीज पहले भी सेम प्रॉब्लम थी, जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे बहुत सारे फिलोसफर्स थे, उनको भी ये मोशन और उनके कॉज के बारे में बहुत पता नहीं चला था, जिसकी वजह से एक उलझन या फिर एक पजल जैसी सिचुएशन अभी तक रही। अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉरएवर। कोई भी बॉल को अगर हम हल्का सा धक्का देते हैं तो वो कुछ समय बाद या एक सेकेंड बाद वो आगे बढ़ना या मूव करना बंद हो जाता है उसका। दैट डज नॉट मूव फॉरएवर, वो हमेशा के लिए मूव नहीं करने लगती। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम ये फिनोमेना देखते हैं तो इस फिनोमेना को कंक्लूड करके हमारे पास ये निकला कि नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट रेस्ट इज़ एन नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है। मीन्स कोई भी चीज़ हमेशा रेस्ट में ही रहना पसंद करती है। दिस remained द बिलीफ until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion। और ऐसा तब तक माना गया कि रेस्ट एक नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब तक कि दो साइंटिस्ट जो कि गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन ने एक डिफरेंट ही अप्रोच नहीं बना दी मोशन के बारे में अपनी रिसर्च के थ्रू। तब तक लोगों में या सबके जगह यही बिलीव रहा कि रेस्ट जो है वो एक नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हर बॉडी रेस्ट में रहना ही पसंद करती है। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object। हम अपने आसपास की दिनचर्या में, हम आसपास के एवरीडे लाइफ में हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव ना कर रहा हो, जो कि एक प्लेस पर रुका हुआ हो, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो हम आसपास ये देखते हैं कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए, या फिर जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, जो ऑलरेडी मूव कर रही है, उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स या कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिससे कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो रुकी हुई बॉडी है, वो मूव करने लगे, या तो जो बॉडी मूव कर रही है वो रुक जाए। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स पुट इन करने पड़ते हैं।
We ordinarily experience this is a muscular effort and say that we push or hit or pull on an object to change its state of motion. और हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि वो एफ़र्ट जो हम डालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, वो एक मस्कुलर एफ़र्ट हम डालते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हम उस बॉडी को पुश करते हैं या हम उस बॉडी को पुल करते हैं या उसको हम धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मोशन जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है। अगर हम किसी भी बॉडी को धक्का मारेंगे या उसको पुल करेंगे या उसको पुश करेंगे, तो जो बॉडी जिस स्टेट में है, अगर रेस्ट की स्टेट पे है तो वो मोशन में आ जाएगी और अगर मोशन की स्टेट में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन पुश, हिट और पुल। लेट अस नाउ कंसीडर लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। व्हाट इज इट? अब हम देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। किसी ने भी ना फोर्स को देखा है, ना टेस्ट किया है और ना ही महसूस किया है। However, we always see or feel the effect of a force. हम हमेशा इफ़ेक्ट देखते हैं उस फोर्स का। हमने आज तक ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये लिखी हुई है कि नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स, हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। इसका मतलब ये है कि हमने कभी ना तो फोर्स को देखा है कि वो कैसा दिखता है, ना हमने उसको टेस्ट किया है कि उसका क्या टेस्ट है, ना ही हमने उसको फील किया है कि फोर्स को हम फील कर रहे हों। हमने हमेशा उसके इफेक्ट को देखा है और उसको फील किया है, उसके इफेक्ट को फील किया है। इफेक्ट कैसा कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो कोई भी रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट मूव करने लगती है, तो फोर्स की वजह से ही तो मूव करने लगी ना, तो हमने उसके इफेक्ट को देखा है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ये तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब ये हो कि कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए, उसका जो मोशन होगा उस हिसाब से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। तीन चीज़ें, पुशिंग किसी चीज़ को पुश करना, हिटिंग मतलब किसी चीज़ को हिट करना एंड पुलिंग, पुलिंग मतलब अपनी तरफ खींचना। तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। 3 वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। फिगर 8.1। फिगर 8.1 में हम देखें जैसे कि ये पहला बच्चा जो कि ट्रॉली को धक्का मार रहा है, जिसको हम कहते हैं कि इट्स पुशिंग द ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल हो गया पुशिंग का। द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट, पुशिंग का एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल है ये ड्रॉवर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पुल द ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन इज पुलिंग एंड थर्ड वन इज सी द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड, और ये हम इसको हिट कर रहे हैं। तो तीनों एग्जांपल हमने देख लिए, पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग के। और तीनों एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि पहले जैसे ट्रॉली रेस्ट पे थी, हमने इसको पुश किया तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ गया। पहले ये ड्रॉवर रेस्ट पे था, हमने इसको पुल किया तो वो मोशन में आ गया। पहले ये जो बॉल थी वो रेस्ट में थी, हमने इसको हिट किया तो मोशन में आ गई। तो तीनों ही वेज हमें ये शो करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो हम उसको पुश, हिट या पुल करते हैं। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम, और वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं।